हजरत शाह रुकनुद्दीन आलम रहमतुल्लाह अलैह का 707वां उर्स सजादा नशीन मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने दरबार को गुस्ल देकर तकरीबात का बाकायदा तौर पर आगाज किया है। चादर पोशी भी की गई, जबकि 3 रोजा नशिस्त मनसूख हो चुकी है। पाकिस्तान भर से आने वाले जायरीन पर भी पाबंदी लगा दी गई। तीनों रोज कोरोना SOP के तहत सिर्फ रसूमात अदा की जाएंगी। पहले रोज मुल्क भर से जायरीन की आमद का सिलसिला कोरोना SOP के तहत जारी है। आपको बता रहे हैं, मुल्तान में बरसगीर के अजीम रूहानी बुजुर्ग हजरत शाह रुकनुद्दीन आलम रहमतुल्लाह अलैह का 707वां उर्स सजादा नशीन मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने दरबार को गुस्ल देकर तकरीबात का आगाज किया। चादर पोशी भी की, जबकि 3 रोजा नशिस्त मनसूख कर दी गई। इसी हवाले से मजीद अपडेट लेंगे अमजद मलिक से। जी अमजद, बताइएगा। हजरत शाह रुकन आलम रहमतुल्लाह का 707वां उर्स मुबारक जो है आज से मनाया जा रहा है। इसकी 3 रोज़ा जो तकरीबात थी उन तमाम तकरीबात को मनसूख किया गया है, जो कि हजरत शाह रुकन आलम कौमी अमन कॉन्फ्रेंस की 3 रोज़ा की नशिस्त होती थी, हर साल होती थी ये नशिस्त, ये भी कोरोना की वजह से मनसूख की गई है। इसके साथ साथ जो सबील लगाई जाती थी, महफिल समा का एहतमाम होता था, तमाम जो तकरीबात हैं कोरोना की वजह से मनसूख की गई हैं। दरबार के सजादा नशीन मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने आज अपने जो कि उनके खानदान के कुछ अफराद थे उन्होंने दरबार को गुस्ल दिया है और इसके साथ साथ चादर पोशी की है, फूल निछावर किए गए हैं और इस मौके पे मुल्क की कौम की सलामती के लिए दुआ भी की गई। ये पहली बार जो कोरोना की वजह से तमाम तरह जो उसकी तकरीबात है इनको मनसूख किया गया है। सिंध भर से, अंदरून सिंध से, पाकिस्तान से हजारों की तादाद में जो ज़ायरीन आते थे, तमाम ज़ायरीन पर पाबंदी लगाई गई है। कुछ ऐसे सिंध के जो अफराद हैं जो कि पैदल चल के आते हैं हर साल मन्नत लेकर, वो तो यहाँ पे पहुंच चुके हैं। कुछ चंद की तादाद है जो हजारों की तादाद में जो काफिले आते थे, तमाम खवातीन पे, बच्चों पे, मर्दों पर पाबंदी इस बार आयद की गई है, जो कि वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का यही कहना था कि हमारे ज़ायरीन पर पाबंदी आयद की गई है। बहुत शुक्रिया अमजद मलिक, आप हमें अपडेट कर रहे थे। और अभी आपको बताएं, रहीम जार खान में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस पर इंतजामात का जायजा लेने के लिए डिप्टी कमिश्नर अली शहजाद की सरबराही में इजलास हुआ। ऑक्सीजन सिलेंडर, PPE किट की दस्तयाबी का जायजा लिया गया। अपडेट करेंगे ब्यूरो चीफ आसिम सिद्दीक। आसिम बताएगा। डिप्टी कमिश्नर अली शहजाद की सरबराही में कोरोना के इंतजाम के हवाले से इजलास हुआ। डिप्टी कमिश्नर साहब, बड़ा अहम इजलास है क्योंकि कोरोना का दूसरा फेज में रहीम यार खान में पेशेंट्स आ रहे हैं, तो क्या इस इजलास में फैसले किए गए, किस तरह इंतजामों को बेहतर भी किया जाएगा और स्क्रीनिंग जो आवाम की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसको कंट्रोल करने के हवाले से उसको किस तरह बेहतर किया जाएगा? जी बिल्कुल, हमारी सेकंड वेव जो ज़िले में हमने लगभग 1 अक्टूबर से जिसको शुरू हुई है उसमें अभी तकरीबन 425 के करीब केस हो चुके हैं और इस वक्त एक्टिव केसेस 200 के करीब हैं हमारे ज़िले में। और जो ज़्यादा ख़तरनाक बात यह है कि 17 डेथ्स हो चुकी हैं, जबकि हमारी कुल डेथ्स जो हैं वो 84 हैं, फर्स्ट वेव और सेकंड वेव को मिला के, जिससे पता चलता है कि दूसरी वेव में डेथ्स जो हैं वो ज़्यादा हो रही हैं, क्योंकि पहली पूरी वेव में मिला के एक ख़ास नंबर था और जबकि दूसरी वेव में अभी से 17 डेथ्स हो गई हैं। लोगों को SOPs फॉलो करने चाहिए और अनफॉर्चुनेटली उस तरह फॉलो नहीं हो पा रहे जिस तरह करने का हक है। मेरी आवाम से गुजारिश होगी कि अपने और अपने फैमिली की हेल्थ के लिए ये ज़रूर इनको फॉलो करें। जो सबसे इम्पॉर्टेंट डिसीजंस हमारे हुए, हमें टेस्टिंग का एक इशू आ रहा था, अभी हमारी लैब तकमील के मराहिल में है शेख ज़ैद हॉस्पिटल में, नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह वो काम शुरू कर देगी। हमें जो ज़्यादा दिक्कत होती थी अपने टेस्ट भावलपुर भेजने में, पेंडिंग हो जाते थे, वो अब इंशाल्लाह ताला यहीं हमारे अपने डिस्ट्रिक्ट में टेस्ट हो जाया करेंगे। ऑक्सीजन सप्लाई को इंश्योर किया गया, PPEs के ऊपर स्टॉक टेक किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें ज़रूरत के मुताबिक मौजूद हैं। हमारी कैपेसिटी शेख ज़ैद हॉस्पिटल में अराउंड 40 पेशेंट्स की है, लेकिन हमारे पास एडमिटेड पेशेंट्स जो हैं वो उसकी 50% कैपेसिटी पे हैं। हमारा सिस्टम अभी ओवरलोडेड नहीं है। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि हुकूमत ने पॉलिसी जारी कर दी है कि लोग अपने घरों में भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं, घरों में भी आइसोलेशन हो सकती है, तो उसकी वजह से हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो थोड़ा रिलीफ में है, लेकिन एहतियात अज़हद ज़रूरी है। और सेकंड वेव जो है वो पहली वेव से ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि अब मौसम भी साथ में कपल्ड विद सर्दी का जो मौसम है उसकी वजह से। तो उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला हमें इस बीमारी से जल्द निजात देगा। बिल्कुल, जो कोरोना वायरस की चीज़ें मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आसिम सिद्दीक, आपने अपडेट किया।
मजीद आपको बताएं, रहीम जार खान में घी और ऑयल की कीमतें बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गईं। 2 माह से मुसलसल घी और ऑयल की कीमतों में इजाफा हो रहा है। पिछले 48 घंटों में 10 रुपए फी किलो इजाफे के बाद घी की फी किलो कीमत 235 रुपए हो गई। ब्यूरो चीफ आसिम सिद्दीक अपडेट करेंगे। घी और ऑयल एक ऐसा आइटम है जो हर हांडी में इस्तेमाल होता है और हर घर में इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि खाने पकाने में इसका इस्तेमाल लाजमी है और ये मुल्क की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। 235 रुपए फी किलो घी की कीमत हो चुकी है और ऑयल की कीमत भी 245 रुपए हो गई है और ये पिछले 2 माह से मुसलसल इजाफा हो रहा है और आज मुल्क की बुलंद तरीन सतह पर घी और ऑयल की कीमतें पहुंच चुकी है। सदर करियाना एसोसिएशन चौधरी फलक शेर हमारे साथ मौजूद है। फलक शेर साहब, इसकी कीमतें बढ़ने की क्या वजह है? क्या इस्तेहकाम होगा या मजीद बढ़ेंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कीमतें बढ़ने की वजह तो इंटरनेशनल मार्केट, क्योंकि ये आरबीडी और ऑलिन जो ऑयल है ये बाहर से आता है, तो 2 महीने से मुसलसल तकरीबन इसमें तेज़ी बढ़ती जा रही है। एक फैक्ट तो ये है कि मार्केट इंटरनेशनल तेज़ है और दूसरा चूँकि हमारा डॉलर बहुत ज़्यादा तेज़ है, जिसकी वजह से इम्पोर्ट आइटम पे सारे के सारे डॉलर की वजह से खर्चात पड़ते हैं और ये 2 महीने में मुसलसल 20 से 30 रुपए किलो, जो कि बहुत ज़्यादा ही बढ़ोती है और हमारे हिसाब में 10 साल से के बाद ये मार्केट में इतना तेज़ घी और ऑयल है जिसकी कोई हिसाब नहीं। हर गरीब की पहुंच से दूर होता जा रहा है और इसके ऊपर कंट्रोल करना गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है कि गवर्नमेंट इंटरनेशनल मार्केट तो कंट्रोल नहीं कर सकती, लेकिन कम से कम अपने इंपोर्ट करने वाले लोगों के लिए सहूलतें दे, चाहे वो आरबीडी और ऑलिन जो है उसके ऊपर कोई टैक्स की छूट दें ताकि मार्केट में माल सस्ते दामों में आए और गरीब की सहूलत पैदा करे। शुक्रिया। दामों देने के लिए हुकूमत को ऑयल इक़दाम की करने कीमतें चाहिए। तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी हैं। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। गैस की लोड शेडिंग की बात करेंगे। सर्दियों में गैस की लोड शेडिंग खवातीन के लिए बड़ा मसला बन गया। मुल्तान के इलाके ग्रास मंडी, इस्लामपुरा, शाहपुरम, लियाकताबाद, विलायताबाद के इलाकों में गैस की बंदिश के खिलाफ खवातीन ने डबल फाटक चौक को बंद करके पुरजोर एहतजाज किया है। इसी हवाले से मजीद बता रही हैं सुहेरा तारिक। जी सुहेरा। बिल्कुल, सर्दियों में गैस लोड शेडिंग शहरियों के लिए एक बड़ा मसला बन गया है। खवातीन घरों में परेशान हैं कि गैस पूरा दिन नहीं आती, बच्चे बड़े सब भूखे बैठे रहते हैं, जिसकी वजह से आज खवातीन ने लियाकताबाद की ये खवातीन है जिन्होंने डबल फाटक चौक मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया है और यहाँ पर हुकूमत के खिलाफ शदीद एहतजाज किया जा रहा है। क्या मसला हुआ है, कहाँ से आई हैं आप? इस्लामपुरा से। बिल्कुल भी गैस नहीं है, बिल्कुल भी ना शाम को होता, ना सुबह होता, ना दोपहर। 2 महीने हो गए पूरा होते। गैस के लिए बड़े मजबूर हैं। लकड़ियाँ जला के भी वो हो गई, लकड़ी जलावे, गैस के बिल इतना आ गए काफी सारे, कहाँ से बचे? मजबूर है, बस हमारी यही ख्वाहिश है हमारी गैस आ जाए। जी क्या हुआ है? मैं मल्ला महमदपुरा लकड़ा जला के थक गए तो गैसा के बिल इन्ने निकाल देने से कितों भरिए। ठीक है अम्मा, क्या मसला हुआ है? क्या हमारे भाई 2 महीने हो गया, हमारा हाथ नहीं आ रहा हमारे घर में, इतने परेशान है, हमारे आदमी नहीं है, बच्चे जाते कमाने आ जाते हैं, हम इतना बिल आ जाते कहाँ से भरे हम, ये बताओ। जी आप देख सकते हैं खवातीन को बिल्कुल, गैस लोड शेडिंग के खिलाफ खवातीन एहतजाज कर रही हैं। सुहेरा तारिक, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। अपडेट करेंगे इस हवाले से अतर लाशारी। अतर बताएगा क्यों खतरा है। जी बिल्कुल, ऐसे कि सराकी खित्ते की बात करें तो इस वक्त सर्दी जो है उसका उसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है और कोरे से, शदीद धुंध से जो आम है वो मुतासिर होते हैं, आम के पौधे। लेकिन आम की जो नर्सरी है वो कितनी मुतासिर होती है और उसे कैसे बचाना है इस कोरे से, इसी के ऊपर बात करेंगे। रिसर्च ऑफिसर हॉर्टिकल्चर जनाब आतिफ इकबाल साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर फरमाइएगा, सर्दी में बाहर जो ओपन नर्सरी है उसको कैसे बचाना है और नेट के अंदर रखना है तो कैसे रखना है? सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, जो फील्ड वाली नर्सरी है उसको बचाने के लिए हम फील्ड में ही शीशम की टहनियों से कवर कर सकते हैं। उसको प्लास्टिक शीट भी डाली जा सकती है और उसके ऊपर जो है 5% चूने का स्प्रे करके भी उसको बचा सकते हैं। फील्ड वाली नर्सरी में आप जड़ी बूटियाँ साफ़ करें सबसे पहले और उसके ऊपर शीशम की टहनियाँ डाल के उसको कवर कर दें और वक्तन फ़क्तन जब आपको लगे कि पानी दर्जा हरारत आज 4 डिग्री सेंटीग्रेड से कम जा रहा है तो उसको हल्की इरिगेशन भी कर दें, तो इससे पौधे फील्ड वाली जो नर्सरी है उनको बचाया जा सकता है। और अगर नेट के अंदर रखें, अगर दूसरा कोई तरीका हो तो फिर क्या ग्रीन नेट ठीक है या ब्लैक नेट ठीक है? जी, दूसरे नंबर पे ऐसी भी अब जदीद नर्सरियाँ जो बन रही हैं उनमें हम पौधों को
टनल के अंदर काश करते हैं। इसमें छोटे से पैमाने पे हम बड़ी सी नर्सरी को बचा सकते हैं। इसके लिए आप प्लास्टिक शीट को मिड नवंबर से ही डालना शुरू कर दें, तो इससे अंदर का टेम्परेचर जो है वो 32 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। सुबह के वक्त आपने इसको 9 साढ़े 9 बजे इनके दोनों दरवाजे खोल देने ताकि ज़्यादा जो नमी है वो निकल जाए और पौधों को वहाँ पे टेम्परेचर जो है वो इतना फेवरेबल बन जाता है कि वो सर्दियों में भी ग्रोथ करते रहते हैं। सर्दियों में भी ग्रोथ करते रहते हैं जी। सर्दियों में भी ग्रोथ करते हैं। बहुत शुक्रिया तला शारी, आपने अपडेट किया। वेलकम बैक। और अभी आपको बताएं, मुल्तान के इलाके नक्शबंद कॉलोनी में वासा एहलकारों से पीने के पानी की लाइन टूटने का मामला पेश आया था, जिस पर रोही की खबर ने एक्शन लिया। एमडी वासा ने नक्शबंद कॉलोनी का दौरा किया, काम जल्द मुकम्मल करने की यकीन दहानी भी करवाई है। मुल्तान के इलाके नक्शबंद कॉलोनी में वासा एहलकारों से पीने के पानी की लाइन टूटने का मामला, इसी पर मजीद तफसीलात से अपडेट करेंगे अली रियाज। नक्शबंद कॉलोनी में वासा एहलकारों से सीवरेज लाइन बिछाते हुए साफ पानी की लाइन एक हफ्ता कबल टूट गई थी, जिसके बायस से पीने के पानी का ज़िया जारी है। पानी रोड पर जमा होने से शहरियों के लिए मसाइल पैदा हो रहे हैं। शहरियों का कहना है कि रोड पर जमा पानी की वजह से खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। वासा एहलकारों की वजह से साफ पानी से महरूम हो गए हैं। बहुत सारा पानी जो गलियों में जमा है, सारे शहरी जो हैं बड़ी मुश्किल में हैं, रास्ते बदल बदल के आते हैं, जिनको नहीं पता वो आके पानी में इस गारे में आके फंस जाते हैं। लिहाजा ये जो सहूलत पैदा करनी थी वो हमारे लिए वो बाले जान बन गई है। रोही की खबर पर एक्शन लेते हुए एमडी वासा नासिर इकबाल ने नक्शबंद कॉलोनी का दौरा किया। उनका कहना था कि जल्द सीवरेज लाइन का मंसूबा मुकम्मल हो जाएगा। नक्शबंद कॉलोनी में हम सीवर की पुरानी लाइनें जो है वो रिप्लेस कर रहे हैं। उसकी एग्जीक्यूशन के दौरान ये वाटर सप्लाई की लाइन डैमेज हुई है, शाम तक हम इंशाल्लाह इसको रिस्टोर कर देंगे। उनका कहना था वाटर सप्लाई की लाइनें साथ मौजूद होने की वजह से मसला पेश आया। कैमरामैन राना बिलाल के साथ अली रियाज, मुल्तान। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि डीजे खान के बासियों के लिए बुरी खबर है। शहर का ज़ेरे जमीन पानी आलूदा निकला। शहरी आबादी तेजी से हेपेटाइटिस का शिकार होने लगी है। इसी हवाले से मोहसिन अल मुल्क रिपोर्ट करेंगे। खान में इस साल में 4100 टेस्ट हेपेटाइटिस के किए गए, जिसमें से 3700 टेस्ट मुस्बत आए, यानी कि इन मुस्बत टेस्टों की शरह 80 से 85% रहे। और इसकी एक बड़ी वजह पानी करार दिया जा रहा है। आज की इस रिपोर्ट में हम दिखाएंगे कौन सा पानी ठीक है और कौन सा मुज़र सेहत। हमारे साथ रहिएगा। हमने सबसे पहले डेरा गाजी खान में मुख्तलिफ ज़राए से शहरियों को मुयस्सर साफ पानी के नमूने इकट्ठे किए, जिनमें साफ पानी कंपनी, सरकारी वाटर सप्लाई और फिल्ट्रेशन प्लांट शामिल हैं। हम पानी की बोतल कोई भी ले लेंगे, उठा लेंगे और इसका भी टेस्ट करवाएंगे। और ये लोकल ब्रांड है और इसको भी देखेंगे, कोशिश करेंगे कि ये पानी पीने के लिए लायक भी है या नहीं, क्योंकि इस तरह की चीजें भी यहाँ बिक रही है। गवर्नमेंट ने इस तरह की वाटर सप्लाई लाइन बिछाई हुई हैं, जो कि अरसा दराज से यहाँ पर बिछी हुई हैं। लेकिन थोड़ा सा अगर आगे आए तो ये पाइप जगह जगह पर सीवरेज के साथ मिक्स हो रहे हैं और सीवरेज इन पाइप्स के जरिए पीने वाला जो पानी सरकारी आ रहा है घरों तक, उसमें आ रही है और लोग शायद वही पानी भी पीते हैं। इसका भी हम टेस्ट करवाएंगे। तमाम तर पानी के नमूने लेकर हम सरकारी लेबोरेटरी पहुंचे। हमने 5 सैंपल्स दिए थे डीजी खान के मुख्तलिफ इलाकों से और मुख्तलिफ सोर्सेज से लेकर, और ये 5 के 5 सैंपल्स की रिपोर्ट चीख चीख के बोल रही है कि यहाँ पर जो लोगों को पानी मुयस्सर हो रहा है वो इंतहाई सेहत के लिए मुज़र है और इसके अंदर आर्सेनिक की इंतहाई खतरनाक हद तक मिकदार पाई गई है। और ये 5 की 5 रिपोर्ट्स में वो ब्रांड भी हैं जो कि मुकामी तौर पर तैयार हो रहे हैं और लोग खरीद कर वो पानी ना सिर्फ पी रहे हैं बल्कि अस्पतालों में मरीजों तक को ये पानी दिए जा रहे हैं। टीचिंग अस्पताल के गैस्ट्रोलॉजी शोबा के हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर रिजवान कहते हैं डीजी खान में 45 से 50% अफराद हेपेटाइटिस ए और ई में मुब्तला हैं। जो बहुत हम केसेस यहाँ पे देख रहे हैं वो मेनली हेपेटाइटिस ए और ई, वो पानी जो गंदा पानी है उसके इस्तेमाल की वजह से फैल रहे हैं। और अगर आप एक रफ आपको समझाने के लिए आइडिया देंगे, अगर 100 लोगों का टेस्ट करेंगे तो उसमें रेशियो 40-50% तक भी हो सकती है अगर पानी साफ ना हो। 2 ईयर्स से लेके 12 ईयर्स तक अगर हम उनसे रेशियो निकालें तो हमारे पास अगर 50 में से 2 बच्चे पर डे के हिसाब से हेपेटाइटिस ए के हैं।
अफसोस की बात तो ये है कि इसके बावजूद बाजारों में बिकने वाला मुकामी तौर पर तैयार शुदा पानी को धड़ाधड़ सरकारी सर्टिफिकेट जारी किए जा रहे हैं। यही पानी अस्पतालों में मरीजों को भी फरोख्त हो रहा है। इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी के बावजूद आज भी इंसानी जिंदगी को साफ पानी मुयस्सर नहीं हो रहा, जिसकी एक बड़ी वजह हुकूमती पॉलिसी और हुकूमत का इस इशू को नजरअंदाज करना है, जिससे बच्चे तक इफेक्ट हो रहे हैं। कैमरामैन उस्मान नवाज के साथ मोहसिन मोल्क, डेरा गाजी खान। और अभी आपको खबर देंगे जलालपुर पीरवाला से, जहां मेन रोड समेत अंदरून बाजार तजावुजात की भरमार है। तजावुजात के बायस रोड सुकड़ कर रह गए। अपडेट करेंगे इस हवाले से राना शोकर। बिल्कुल, जलालपुर पीरवाला में तजावुजात माफिया ने जो है वो पंजे गाड़ रखे हैं। मैं आपको बताता चलूं कि मुल्तान रोड, मेन बाजार हो, परमा रोड हो, लोधरा रोड हो, जितने भी मेन रोड है वहां पर जो है दुकानदारों ने, रेहड़ी वालों ने मुख्तलिफ थड़े बना रखे हैं, रेहड़ियां रोड पे खड़ी कर रखी है। मेरे अक्का में देखा जा सकता है कि यहाँ पर जो ये मेन चौक है, मेन रोड है, वहां पे रोड के किनारे रेहड़ियां मौजूद है, मुख्तलिफ थड़े लगाए गए हैं, जिससे जो रोड का जो काफी हिस्सा है वो ब्लॉक होकर रह गया, जिससे जो ट्रैफिक की नसर रवानी मुतासर हो रही है, बल्कि हादसा भी हर रोज का मामूल बनते जा रहे हैं। दूसरी जानब अगर इंतजामिया के हवाले से अगर हम बात करें तो इंतजामिया की जानिब से खामोश तमाशाई। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। मियां चन्नू वापडा एहलकारों का अनोखा कारनामा। खुर्शीद टाउन गली नंबर 1 में एक ही पोल पर 70 से ज्यादा मीटर नस्ब कर दिए गए। जमीन से छूती बिजली की तारों से शहरी परेशान है। इसी हवाले से मजीद अपडेट करेंगे फखर जमान। जी फखर। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मियां चन्नू खुर्शीद टाउन गली नंबर 1 में, जहां पर वापडा एहलकारों की नाअहली के बाइस जो है एक ही पोल पर 70 से ज्यादा मीटर जो है वो नस्ब कर दिए गए हैं, जिससे तारें जो है वो जमीन के साथ झूलती दिखाई देती हैं। इसके साथ साथ जो है वो पूरे इलाके में एक ही पोल है, इसके अलावा कोई पोल नहीं लगाया गया। इसी पर हम बात करेंगे, हमारे साथ शहरी मौजूद है। सर बताइएगा, इन लटकती तारों के हवाले से और इन मीटर्स के हवाले से क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर आप देख सकते हैं ये पूरे मोहल्ले में एक ही पोल लगा हुआ है, जिसके ऊपर 70 से ज़्यादा मीटर लगे हुए हैं, और ये तारें पूरे मोहल्ले में एक ही हर घर के करीब से तारें गुजर रही है, हर दरवाजे के साथ टच हो रही, गेट के साथ टच हो रही है, ज़मीन के साथ बिल्कुल जुड़ रही हैं। ये कोई भी तार ऐसी नहीं है कि जिसके ऊपर जोड़ना लगा हुआ। और इसके अलावा जब बारिश वगैरह आती है तो हमारे घरों में, हमारी दीवारों में, गेट वगैरह में करंट आ जाता है, जिसकी वजह से हमें बड़ी परेशानी पेश आती है बारिश के मंजर इधर। तो इसके अलावा हम वापडा हुकाम से बार बार अपील करके थक चुके हैं कि हमारी कोई सुनवाई नहीं करती। हम आला हुकाम से अपील करते हैं कि बराए मेहरबानी करके ये हमारे मोहल्ले में पोल वगैरह लगाया जाए ताकि ये तारें उधर शिफ्ट की जा सकें। जी बिल्कुल, आला हुकाम से शहरियों ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। फखर जमान, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। लोधरा के इलाका धनोट में सीवर सिस्टम बंद होने से ताफुन से परेशान हाल शहरियों ने कहरोड़ रोड पक्का बंद कर दिया। अपडेट करेंगे मुश्ताक भट्टा। जी बिल्कुल, धनोट में कहरोड़ पक्का रोड मुकम्मल तौर पर बंद है। ट्रैफिक की लंबी लाइनें हैं। यहाँ पर जो इलाका मकी एहतजाज कर रहे हैं, उनका कहना है कि सीवरेज सिस्टम कई अरसा से यहाँ पर बंद है, जिसकी वजह से गलियां मोहल्ले तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। यहाँ पर ताफुन की वजह से इनका कहना है कि कारोबार करना जो है वो भी मुश्किल हो चुका है। मेरे साथ शहरी मौजूद हैं। आप कहिए जी, क्या मुतालबा है आपका? जी मुतालबा ये है कि मोहल्ला, सारे मोहल्ले खराब है और बाजार पूरा खराब है। गली में ना ही नमाजी गुजर सकते हैं, बड़े मसाइल का सामना कर रहे हैं, ना कारोबार यहाँ हो रहा है, बड़े मसाइल है। टाउन कमेटी वालों को कहते हैं, वो आते नहीं हैं, आते हैं तो 500,000 कहते हैं फी गटर का, फिर हम मसला हल करेंगे, वरना नहीं होता। आप क्या कहेंगे जनाब? अस्सलाम वालेकुम। गली बिल्कुल खराब है, गटर लाइन खराब है, रोड भी खराब है, बिल्कुल खराब है, और ना ही मोटरसाइकिल जा सकता है, ना ही बंदा पैदल, सवारी पे भी नहीं जा सकता, पैदल भी घरों से बाहर नहीं निकले जाते। बदबू इतनी है कि स्मेल से हर बंदा बीमार हो रहा है। डॉक्टरों के पास जाते हैं तो इतनी फुर्सत भी नहीं है। लॉकडाउन की वजह से ये गलियां बिल्कुल खराब हुई पड़ी हैं। जो इसको कहते हैं गली साफ करो, टाउन कमेटी वाले पैसे मांगते हैं और पैसे लेके गलियां भी साफ नहीं होती। कोई आप बताइए, आपने का सामना है। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। बहावल नगर में जूनियर क्लर्क में प्रमोट होने वाले मुलाजमीन का सीओ एजुकेशन ऑफिस के बाहर धरना। इसी हवाले से मजीद अपडेट करेंगे राना फैसल। जी राना फैसल, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, महकमा एजुकेशन के क्लास 4 के जो मुलाजमिन है, जो
कुछ रोज कबल जो है उनको प्रमोट किया गया था और जो जूनियर क्लर्क में जो है उनकी प्रमोशन हुई थी। तमाम जो मुलाजमीन जो है उनको डिप्टी कमिश्नर शुएब खान जदून की जानिब से लेटर जारी किया गया कि दोबारा रीटाइपिंग का जो है वो टेस्ट दें, उसके बाद जो है इनको कंफर्म किया जाएगा। तमाम मुलाजमीन जो रीटाइपिंग का जैसे ही लेटर जारी हुआ उसके बाद जो है यहाँ तमाम सीओ ऑफिस के सामने जो है वो धरना दे के बैठे हैं। यहाँ पर जो है काफ लीग के जो जिलाई सदर जो है शेख फजल इलाही वो भी यहाँ पे पहुंचे हैं इज़हार यकजहती के लिए। उनसे मजीद हम जानते हैं कि वो क्या कहेंगे। जी आप शेख साहब बताइएगा कि यहाँ पे तमाम मुलाजमीन जो है वो कुछ रोज कबल जो है इनको प्रमोशन दी गई थी, अब वो सारे धरना दे के बैठे हैं, तो अब इनके मुतालबात क्या है, क्या कहें? दर्जा चहारम के इन मुलाजमीन की भरपूर हमायत करते हैं और वज़ीर आला पंजाब से, हुकूमत पाकिस्तान से, इमरान खान से ये मुतालबा करते हैं कि डिप्टी कमिश्नर बहावल नगर की तरफ से दिया जाने वाला रीटेस्ट का ये जो लेटर है फिल फॉर वापस लिया जाए। ये दर्जा चहारम के मुलाजमीन के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती है, नाइंसाफ़ी है। वो लोग अपने रीटेस्ट क्लियर करने के बाद अपनी ज्वाइनिंग दे चुके हैं और अपनी ड्यूटियां दे रहे हैं। अब सियासी मकामी सियासी जो हमारे MNA MP हैं उनके दबाव पर डिप्टी कमिश्नर जदूल साहब जो है वो उन्होंने ये रीटेस्ट जो है दोबारा करवाने और नौकरियों से फारिग करने के लिए मैं ये समझता हूँ कि ये रीटेस्ट के लिए एक लेटर जारी किया है और इस वक्त वो यहाँ पर जो है सियासी दबाव में आए हुए हैं, जिसकी वजह से दर्जा चहारम के मुलाजमीन जो है उनके हक पर डाका डालने की कोशिश की जा रही है। हम इस इक़दाम की भरपूर मज़म्मत करते हैं और डिप्टी कमिश्नर से और वज़ीर आला पंजाब से फौरी मुदाखलत का मुतालबा करते हैं और डिप्टी कमिश्नर साहब से जो है उन्हें मैं ये कहना चाहता हूँ कि खुदारा वो इन जो है दर्जा चहारम के लोगों पर ये जुल्म ना करें। वो उन्हें मेरिट पर वो जो है सिलेक्ट हुए, मेरिट पर वो उनकी भर्ती हुई है और जो निज़ाम तालीम में जो कानून है उसको मद्देनज़र रखते हुए वो उनको नौकरियां फराहम की गई हैं और उन्हें मेरिट पे नौकरियां मिली हैं। ये दोबारा रीटेस्ट का जो है ये नोटिफिकेशन करना, लेटर जारी करना जो है ये सरासर जुल्म और ज्यादती है और ये हक तलफी हम किसी सूरत नहीं होने देंगे। इसके लिए किसी सूरत जो है हक तलफी जो है मुजाहिरीन बैनर्स उठाकर शदीद नारेबाजी कर रहे हैं। राना फैसल बहुत शुक्रिया, आपने हमें आगाह किया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं SHO सिविल लाइन बहावलपुर फरहान हुसैन ने उस्ताद की अजमत में मिसाल कायम कर दी। उस्ताद के कदमों में बैठकर उस्ताद का मसला सुना और हल करने की यकीन दहानी करवाई। अपडेट करेंगे इस हवाले से महमूद जहीर। महमूद बताएगा। जी बिल्कुल, पहले के दौर में कभी ऐसा होता था कि उस्ताद की इज्जत के लिए पीछे पीछे चला जाता था, स्टूडेंटों की जानिब से उनके कदमों में बैठते थे, लेकिन ये यादें या ये अदब अदाब आज भी जिंदा है। हमारे साथ SHO हैं फरहान हुसैन जो कि सिविल लाइन में तैनात हैं। उनका कहना है कि इत्तफाक से मेरे टीचर मेरे पास किसी काम से आए तो मैंने उन्हें पहचाना, तो मैं उनके कदमों में भी बैठा और उनसे प्यार की भरी बातें भी की और उनको एहसास दिलवाया कि उनका शागिर्द आज भी उनका फर्माबरदार है। क्या एहसास थे उनके, उन्हीं से जानते हैं। जी फरहान बताइएगा जरा। जी बिल्कुल, मेरे पास एज ए साइल मेरे टीचर जो मुझे SCI स्कूल अहमदपुर शर्किया में पढ़ाते थे, 7th क्लास में मुआशरती आलूम सब्जेक्ट था हमारा, वो पढ़ाते थे। तो मैंने इनको देखा तो इन्होंने एक तो अपनी फेस रिजेम्बलेंस जो थी इनकी वो भी चेंज की हुई है। इन्होंने माशाल्लाह अब दाढ़ी रखी हुई है। उन दिनों में अपना मेरे उस्ताद साहब की दाढ़ी नहीं थी, ताहम मैं पहचान रहा था बातों बातों में कि ये आवाज़ और लहजा और बात का अंदाज वही है। तो उसके बाद ये हुआ कि मैं जो ही मुझे उन्होंने तारुफ कराया कि मेरे फ़लाँ भी मेरे शागिर्द हैं, फ़लाँ भी मेरे शागिर्द हैं, तो मेरे दिल में एक अचानक सी बात आई कि आप फ़लाँ फ़लाँ का नाम ले रहे हैं, मैं खुद आपका शागिर्द हूँ, मैं यहाँ सीट पे जिस जगह पे बैठा हूँ आपकी बदौलत बैठा हूँ। तो मैं फ़ौरन उठ के अपने उस्ताद के कदमों में बैठा और उनको कहा, क्योंकि ये थोड़ा कम सुनते हैं तो मैं इसलिए मेरी टेबल का और मेरी सीट का इनके साथ बैठने का थोड़ा फासला ज़्यादा था। फिर मैं उठ के फ़ौरन इनके सामने गया और इनको कान में और इनके घुटनों पे हाथ रख के बताया कि आप परेशान ना हो, ये जिस ओहदे पे मैं बैठा हूँ ये अल्लाह पाक ने मुझे आपकी ही आप जैसे असातिज़ा और आप जैसों की वजह से दिया है। तो मैं इनके घुटनों पे हाथ रख के मिला, वो तस्वीर दुनिया में बड़ी लाइक। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। और उस्ताद भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी जानते हैं। आप मुझे बड़ी टेंशन थी, करीब था कि मैं बीमार होकर गिर पड़ता। जब इनका दीदार हुआ और उन्होंने मुझे तसल्ली दी कि मेरे 50,000 मिल जाएगा, अल्लाह इनकी
अज़मत को, इनकी ज़िंदगी को सलामत व क़यामत रखे। सुभान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़त। आपको फख्र है ऐसे शागिर्दों पर? बिल्कुल, ऐसे शागिर्द पर मुझे फख्र है। ऐसे शागिर्दों पर फख्र है जी। सब दोनों का कहना है कि मैंने इसलिए इज्जत की कि आज के दौर में उस्तादा की वो एहतराम, वो इज्जत नहीं की जा रही। ये मैसेज देना चाहता था मैं फेसबुक के जरिए, सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा ये वायरल हुई ये तस्वीर जो कि बहुत शुक्रिया महमूद ज़हीर, आपने अपडेट किया। डीजे खान के कबायली इलाकों में कबायली लोग बांध तैयार करके बच्चों का पेट पालते हैं। बांध चारपाइयों, कुर्सियों समेत दीगर चीजों को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे अली मूसा रजा से। जी अली मूसा, कैसा ये तैयार होता है, किन चीजों में इस्तेमाल होता है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ डेरा गाजी खान के कबायली इलाके बवाटा के मकाम पर। कबायली लोगों की जो ज़िंदगी इंतहाई कठिन है, रोज़गार तो इनके पास होता नहीं है। ये अरसा दराज से पहाड़ों में जाकर सख्त सर्दी में एक मखसूस दरख्त होता है जिसके पत्तों को काट कर ये वान तैयार करते हैं। वान कैसे तैयार होता है आप देख रहे हैं कि ये वान तैयार किया जा रहा है, बहुत ही कम कीमत पर यह फ़रोख्त होता है। मेरे साथ कुछ कबायली लोग मौजूद हैं जो ये कारोबार करते हैं। भाईजान, कैसे ये वान तैयार होता है और कितनी कीमत में फ़रोख्त करते हैं? इस तरह आपने फरमाया कि कबायली इलाका अपना एक हिस्ट्री रखता है, बिल्कुल ऐनी आपकी बात 100% सही है। ये पीस इसकी एक हिस्ट्री है। ये पहाड़ी इलाके में जो है ना एक जड़ी बूटी की तौर पे जो है ना पैदा होता है। दूर दराज इलाकों से गड्ढों पे जाकर इनकी कटाई की जाती है। उसके बाद जो है ना इसे घर ला कर, जिस तरह से भाईजान जो है ना इसकी जो है ना ये रस्सी बना रहे हैं जिसको मान कहा जाता है आम ज़बान में। ये इसकी जो है ना जरिए माश ही समझे आप इस इलाके के लोगों की, क्योंकि ना ज़मींदारी है यहाँ, ना मुलाजमत है, ना और कुछ है। एक बंदा अगर इसको बनाने में बैठे वो दिन में किलो, 1.5 किलो, 1.25 किलो, 2 किलो से ऊपर जो है ना नहीं बना सकता। कैसे किलो बिकता है? जिनकी कीमत 2 किलो की कीमत मैं मजमूई तौर पे आपको बताना चाहूँगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा 40, 45 या 55 रुपए से इबव नहीं होता। तो काम की न होने की वजह से हमारा जरिए माश यही है, अक्सर आप जो है ना बाजार निकलें, लोगों से पूछें, ये आपको जो है ना साबित कर देंगे कि बहुत सारे लोग हैं जो घरों में बैठकर यही वान कबायली खवातीन भी ये काम काज करती हैं क्योंकि और जरिए माश नहीं है। ये वान किन किन चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है? ये ज़्यादातर चारपाई बनाने में इस्तेमाल होती है। दूसरा दरख्तों के बांधने में, सेब के दरख्त हैं, जो अनार के दरख्त हैं, बलूचिस्तान में सेब के दरख्त हैं, उसके बांधने में इस्तेमाल होती है। और ये झुग्गियाँ बनाते हैं, हैदराबाद झोपड़ी वगैरह, जो बलोची झोपड़ियाँ हैं हैदराबाद उस रेगिस्तान के इलाके में, वहाँ पर उसकी झोपड़ियाँ बनाते हैं। इसी काम के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। यहाँ एक बात भाई ने जो है ना दरख्त बांधने की कही है। एक दौर हुआ करता था जो बलूचिस्तान में जो बागात होते थे उनके करेट बनते थे, करोटों की जो है ना वो बंधाई इसी बांध से होती थी। कुछ दिनों पहले, कुछ अरसा पहले कराची से सुनने में आया है कोई रेशा या प्लास्टिक नुमा कोई ऐसी चीज आ रही है जिसकी वजह से बलूचिस्तान में इसकी मांग बिल्कुल कम पड़ गई है। और पहले जो है ना ये काफी मिकदार में बलूचिस्तान में जो है ना सप्लाई होता था, लोगों की जो है ना गुज़रात होती थी। अब यूं समझे कि बलूचिस्तान में जो है ना इसका काम ठप हुआ है। बिल्कुल ये ठप हो गया, लेकिन कितनी मेहनत, बड़ी मेहनत से तैयार करके इंतहाई कम कीमत पर फरोख्त होता है। अली मूसा रजा, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल्म इतना ही।